स्वर्णा एक बहुत धनाढ्य परिवार में जन्मी बेहद खूबसूरत काया की धनी थी। भगवान भी किसी किसी पर अपने आशीर्वाद की बारिश कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। सुंदरता ऐसी कि किसी की भी नज़र पड़ जाए तो जहाँ वो हो वहीं कैद हो जाए। परिवार भी उतना ही संपन्न जहाँ कोई कमी नहीं थी। घर में भरपूर लाड प्यार से पली स्वर्णा पढ़ाई के लिए शहर से दूर हॉस्टल भेज दी गई, जहां बड़े बड़े रईस घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं। बच्चों को वहां भेजकर पढ़ाना मध्यम वर्ग के परिवार के लिए तो शक्ति से बाहर की बात थी। फिर भी एक लड़की थी कल्पना, जो मध्यम वर्ग के परिवार से वहां आई थी। कल्पना के माता पिता जयंती और विद्या ने खून पसीना एक करके अपनी बेटी को हर अवसर देने का निश्चय किया था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी जीवन में खूब तरक्की करे, उसे भी बड़े रईस लोगों के बीच उठने बैठने का अवसर मिले। वो कभी किसी से पीछे ना रहे, लेकिन कल्पना उस माहौल में खुद को ढाल ना सकी। वो तो वैसी ही रही जैसे वो पहले थी। वही सादगी, वही विचार, वही नम्रता, बिल्कुल वैसे ही संस्कार जो उसे अपने परिवार से मिले थे। स्वर्णा को कल्पना की यही सब खूबियां भा गई, जो दूसरों से उसे बिल्कुल अलग व्यक्तित्व देती थी। धीरे धीरे वो दोनों एकदम पक्की सहेली बन गई। दोनों के विचार अलग, स्वभाव भी अलग, आदतें भी अलग अलग, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को समझती थीं। कोई किसी पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाती। स्कूल में फीस और ज़रूरत की वस्तुओं के अलावा कल्पना कभी अपने माँ पापा से अतिरिक्त पैसों की मांग नहीं करती थी। स्वर्णा भी यह बात जानती थी और वो हमेशा अपने साथ कल्पना के लिए भी कभी कपड़े, कभी कॉस्मेटिक, कुछ न कुछ उसके मना करने के बाद भी ले आती थी। दोनों एक ही कमरे में रहती थीं और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखती थी। स्वर्णा जो किताबें खरीदती, दोनों उन्हीं किताबों से पढ़ाई कर लेती थी। कल्पना के जन्मदिन पर भी स्वर्णा उसे काफ़ी कीमती उपहार दिया करती थी। धीरे धीरे कल्पना महसूस करने लगी थी कि वो स्वर्णा के एहसानों के बोझ तले दबती ही जा रही है और वो कभी भी ये कर्ज उतार नहीं सकेगी। समय इसी तरह आगे बढ़ता गया। 8वीं से लेकर 12वीं तक 5 साल कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला और फिर स्कूल के जीवन की समाप्ति का समय भी नज़दीक आ गया। जवान होते होते स्वर्णा का सुझाव फिल्मी दुनिया की तरफ होता जा रहा था। बॉलीवुड की चकाचौंध उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसे अपनी सुंदरता का एहसास भी था। वो जानती थी कि वो एक अच्छी सफल अभिनेत्री बन सकती है। कल्पना और स्वर्णा की राहें अब अलग हो रही थी, लेकिन दोस्ती तो उतनी ही थी। स्वर्णा ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अभिनय सीखने से कार्य में प्रवेश ले लिया था। कल्पना ने आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना पसंद किया। स्वर्णा की हीरोइन बनने की चाह ने उसके कदमों को बॉलीवुड की गलियों की तरफ मोड़ दिया था। इन गलियों से अपनी मंजिल तक पहुंचना उसके लिए इतना भी मुश्किल नहीं था। उसकी खूबसूरती ने उसकी राह को बहुत आसान बना दिया था। इस तरह से उसे फिल्में मिलने लगी और चलने भी लगी। कल्पना अब तक भी मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा ही बनी रही। तभी एक दिन स्वर्णा ने कल्पना को फ़ोन किया। हेलो कल्पना। हेलो स्वर्णा, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद तेरी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? स्वर्णा, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। अच्छा बता, कुछ ख़ास बात है क्या? हाँ कल्पना, तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ स्वर्णा, बोल क्या बात है? कल्पना, मुझे मेरे साथ काम करने वाला राहुल बहुत अच्छा लगता है। तू जानती है ना उसे? उससे अपने प्यार का इजहार कर दूं क्या? ये क्या कह रही है स्वर्णा? अभी तो तेरे कैरियर की शुरुआत ही हुई है। अभी से तू
अरे कल्पना, चल बाय, उसी का फ़ोन आ रहा है। उसके बाद स्वर्णा ने राहुल से विवाह कर लिया था। समय आगे बढ़ता रहा। उधर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद कल्पना को नौकरी भी मिल गई थी। वो जानती थी कि उसकी पढ़ाई के लिए उसके पापा ने कितना खर्चा किया है। वो अब अपने पापा का हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन उसके इस सपने को उसके पापा ने दरकिनार कर दिया। एक दिन जयंती ने कल्पना से कहा, कल्पना बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे परिवार से रिश्ता आया हुआ है। लड़का भी बहुत अच्छा है, वो भी तुम्हारी तरह इंजीनियर ही है। उसके पूरे परिवार को तुम बहुत पसंद हो। नहीं पापा, अभी तो मेरी नौकरी शुरू ही हुई है, इतनी जल्दी नहीं। जल्दी कहाँ है बेटा, वो तुम्हारी दोस्त स्वर्णा को ही देख लो, कब की शादी कर ली है उसने। पापा, उसकी बात अलग है। अभी मुझे आपके कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करनी है। मैं जानती हूँ पापा, आपने मेरी पढ़ाई के लिए कितना सारा खर्च किया है। आपने नहीं बताया वो पैसा कहाँ से आया, पर मैं जानती हूँ पापा। हमारा ये छोटा सा मकान गिरवी रखा है। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुन जयंती और विद्या आश्चर्यचकित रह गए। जयंती की आंखें उसे निहार रही थी। उसकी तरफ प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, और आजकल तो धोखाधड़ी के भी कितने किस्से अखबार में आते रहते हैं। तुझे मेरी कसम ना मत कर। विद्या ने उनकी बातें सुनकर बीच में ही कहा, कल्पना, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। इतना अच्छा लड़का, अच्छा परिवार भाग्य से मिलता है। दहेज भी नहीं ले रहे हैं वो, वरना आजकल तो दहेज की मांग सबसे पहले दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। अपने माता पिता का विरोध करना अब कल्पना के लिए संभव नहीं था। इस तरह कल्पना का भी विवाह हो गया। स्वर्णा का कैरियर इस समय ऊंचाइयों पर था। एक के बाद एक फिल्में आ रही थी और खूब चल भी रही थी। 1-2 वर्ष के बाद ही स्वर्णा का पति राहुल बच्चे के लिए उस पर दबाव डालने लगा। स्वर्णा को भी बच्चों से प्यार बहुत था। बच्चा चाहिए भी था, लेकिन अपने सुंदर शरीर का मोह उसे इस बात के लिए कतई तैयार नहीं कर रहा था। शरीर बिगड़ जाने का खौफ उसके मन और दिमाग में फेविकोल की तरह चिपक गया था। इस कारण अब आए दिन उन दोनों के बीच तनाव रहने लगा था। स्वर्णा अपने पति राहुल से बेहद प्यार करती थी। वो उसकी और खुद की इच्छा पूरी करना भी चाहती थी, पर जब भी वो उसके बाद अपने शरीर की कल्पना करती तो उसका मन सिहर उठता था। वो तो अपने शरीर पर एक दाग भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तो फिर अपनी कोख में बच्चे को रखना और उसके बाद पेट पर सलबटों का आना, दाग पड़ जाना, शरीर ढीला हो जाना, सोच कर ही उसका इरादा बदल जाता था। उसे अपना भविष्य डूबते हुए सूरज की तरह दिखाई देने लगता था। स्वर्णा सोच रही थी कि बच्चे को जन्म देने के बाद आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा उसका कैरियर कटी पतंग की तरह नीचे आ गिरेगा। उसके चाहने वाले दर्शक जितना उसके अभिनय को पसंद करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उसकी खूबसूरती के दीवाने हैं। इन्हीं ख्यालों में खोई स्वर्णा एक दिन अचानक नींद से जागकर उठ बैठी। तभी उसे कल्पना की याद आई। उसे याद आया, कल्पना की शादी को अभी कुछ ही समय बीता है। उसके विवाह पर स्वर्णा भले ही ना जा पाई थी, पर खूबसूरत फूलों के कीमती गुच्छे के साथ उसका बधाई संदेश कल्पना तक ज़रूर पहुंच गया था। उसके बाद उपहार के तौर पर एक कीमती हीरे का हार भी कल्पना को उसने भेजा था। यह सब स्वर्णा ने निस्वार्थ भावना के साथ केवल अपनी दोस्ती के लिए ही किया था। तब कल्पना ने उससे कहा था, स्वर्णा, इतना कीमती तोहफा नहीं चाहिए था मुझे। वैसे भी तूने हमेशा मुझे दिया ही तो है। कितने एहसान करेगी तू मुझ पर। मुझे तो
तेरा प्यारा सा संदेश और महकते हुए फूलों के गुच्छों से ही अपनी दोस्ती की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तब स्वर्णा ने कहा था, कल्पना, ये उपहार तेरे पास हमेशा रहेगा मेरी यादों की तरह। ये सब बातें स्वर्णा को आज याद आ रही थी, लेकिन आज जब वो अचानक उठ बैठी थी तब उसे ये ख्याल आया था कि क्यों न वो किसी की कोख उधार ले ले, मांग ले। और ये ख्याल मन में आते ही उसे सबसे पहले जो चेहरा दिखाई दिया था वो चेहरा था कल्पना का। ये सोचते ही उसने ये भी सोच लिया था कि कितने अच्छे संस्कार, कितने अच्छे विचार हैं कल्पना के, और उसके बच्चे के लिए वही सही आस्थान है। यह सोचकर उसने उसी समय कल्पना को फ़ोन लगाया। इतनी रात को अचानक स्वर्णा का फ़ोन देखकर कल्पना उठ बैठी और कमरे से बाहर जाकर उसने फ़ोन उठा लिया। हाय स्वर्णा, कैसी है तू? इतनी रात को फ़ोन कर रही है, सब ठीक तो है ना? अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है तेरी? सब अच्छा है स्वर्णा, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। तू जानती है अम्मा बाबूजी की जवाबदारी भी मुझ पर ही है और मेरे पति रौनक भी उसमें मेरी मदद करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से सब मैनेज हो जाता है। अब तू बता, तेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है? मैं तेरे हर फिल्म देखती हूँ कल्पना। मुझे अचानक आज एक विचार आया है और अगर उसे कोई पूरा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो तू है। क्या तू मेरी मदद करेगी? उसके लिए मैं तुझे बहुत, उसके आगे का वाक्य वो पूरा ना कर सकी। तू कहना क्या चाह रही है? खुलकर बोल, बिना संकोच किए। मैं तेरी वही पुरानी कल्पना हूँ। कल्पना, पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती। मुझे पैसों का जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन पैसा तो जितना भी हो कम ही होता है। स्वर्णा, क्या बात है? तूने आज तक मुझसे कुछ भी कहने में कभी कोई भूमिका नहीं बांधी, फिर आज ऐसी क्या बात है जिसके लिए तू इस तरह संकोच कर रही है? कल्पना, तू जानती है ना, मैं ग्लैमर से भरी इस दुनिया का चमकता सितारा हूँ। ऐसी उड़ान भरने का मौका सबको कहाँ मिलता है, लेकिन मुझे मिला है और मैं इसमें ब्रेक नहीं लगाना चाहती। मुझे तुझसे कहने में बहुत हिचकिचाहट हो रही है। डर भी लग रहा है कि कहीं तू नाराज़ ना हो जाए। अगर तुझे मेरी बात पसंद ना आए तो प्लीज़ हमारी दोस्ती पर उसका कोई असर मत होने देना। हमारी दोस्ती वैसे ही बरकरार रखना। अरे तू बोलना स्वर्णा, आज तक मैंने कभी भी किसी भी बात का बुरा माना है? कितने एहसान हैं तेरे मुझ पर। तूने ही तो मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है। अगर मैं तेरे किसी भी काम आती तो वो तो मेरा सौभाग्य होगा। स्वर्णा अपनी दोस्त कल्पना से जो बात करना चाह रही थी, यकीनन वो बात यूं ही कह देना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसे कहना तो था। तब उसने किसी तरह अपने होठों को आवाज़ दी। उसने कहा, यार कल्पना, हम दोनों को अब बच्चा चाहिए, लेकिन मुझे मेरा शरीर बिगड़ जाने का बहुत डर लगता है। आजकल तो इसके कारण मेरे और राहुल के बीच बहुत बार झगड़ा भी हो जाता है। उसे बच्चे की बहुत जल्दी है, वो अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। कल्पना, तू अगर तेरी कोख में हमारे बच्चे को स्थान दे दे तो? स्वर्णा, तू ये क्या कह रही है? बच्चे को जन्म देना, अपनी कोख में रखना तो हर नारी के लिए वरदान स्वरूप मिला भगवान का दिया हुआ उपहार होता है। वो तो हमारा सौभाग्य होता है। जानती हूँ कल्पना, सब कुछ जानती हूँ, फिर भी मैंने ये निर्णय लिया है और इसके लिए राहुल भी तैयार हो गया है। अगर तू मान जाएगी तो मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कुछ देर के लिए कल्पना शून्य में चली गई। क्या करे, क्या जवाब दे स्वर्णा को? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन स्वर्णा के एहसानों के बोझ तले दबी कल्पना उसे खुले शब्दों में इनकार करने के विषय में
सोच भी नहीं सकती थी। आखिर स्वर्णा उसकी सबसे प्रिय सखी जो थी, उसके सुख दुख की साथी। वो सोच रही थी कि आज पहली बार स्वर्णा उससे कुछ मांग रही है, वो भी कितने प्यार से। और कितनी प्यारी चीज़। कल्पना ने सोचा, आखिर इसमें बुराई ही क्या है, उसे अपनी दोस्त की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये सोचते ही उसे उसके पति और परिवार का ख्याल आ गया। एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी सामने दिखाई देने लगा कि क्या वे सब मानेंगे। तभी स्वर्णा की आवाज़ आई, कल्पना प्लीज़ कुछ तो बोल, तू चुप क्यों है? अगर तू मना कर देगी तो भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। कल्पना अपने ख्यालों से वापस लौटी और उसने कहा, स्वर्णा मैं तेरे लिए ये करने को तैयार हूँ, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे इसके लिए सबसे पहले मेरे पति रौनक से पूछना पड़ेगा। मैं अकेली इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। हाँ, तू ठीक कह रही है कल्पना। मैं तेरे जवाब का इंतज़ार करूँगी। तब तक मैं भगवान से प्रार्थना करती रहूँगी कि रौनक मेरी मजबूरी को समझे और तुझे हाँ कह दे। उसी रात को असमंजस की स्थिति में पड़ी कल्पना ने रौनक को उठाते हुए कहा, रौनक तुम मेरी दोस्त स्वर्णा को जानते हो ना? अरे कल्पना, इतनी रात गए ये कैसा सवाल है? और तुम्हारी स्वर्णा को कौन नहीं जानता? इतनी मशहूर खूबसूरत हीरोइन है, कामयाब है। रौनक मजाक मत करो। आज अभी अभी उसका फ़ोन आया था। अच्छा, शादी में ना आने के लिए माफ़ी मांग रही होगी ना? माफ़ी की बात जाने दो रौनक, वो फ़ोन तो वो पहले ही कर चुकी है। आज बात कुछ और ही है। आज उसने जो मांग लिया वो मैं तुमसे पूछे बिना उसे नहीं दे सकती। ऐसा तो क्या मांगा है उसने? वो तो खुद ही करोड़पति है, हम उसे क्या दे सकते हैं भला? मैं दे सकती हूँ रौनक, और देना भी चाहती हूँ। आखिर यही तो समय है जब मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। बाकी तो हमेशा उसने ही मेरी मदद की है। अच्छा बताओ क्या बात है? स्वर्णा बच्चा चाहती है रौनक। हाँ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो उसे राहुल से कहना चाहिए। रौनक शांति से मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ बोलो। रौनक उसे उसके बच्चे के लिए मेरी कोख चाहिए। कल्पना के मुंह से स्वर्णा की ये अजीबोगरीब मांग सुनकर रौनक भड़क उठा। आवेश में आकर उसने कहा, ये क्या कह रही हो कल्पना? तुम पागल हो गई हो क्या? हम क्या मुंह दिखाएंगे माँ और पापा को? और क्या तुम अपनी कोख से पैसा कमाना चाहती हो? नहीं रौनक, तुम गलत सोच रहे हो। ये कोई सौदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं कितना भी मना करूँ वो इसके बदले ना जाने क्या क्या हमें देगी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। पैसे की बात मेरे दिमाग में नहीं आई। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहती हूँ। आज उसे मेरी ज़रूरत है। कल्पना, मैं समझ सकता हूँ। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। ये उनकी दौलत और हमारी मजबूरी का एक अलग ही अंदाज है। वो अपना शरीर सुंदर रखना चाहती है, अपना भविष्य और भी अधिक चमकाना चाहती है। वो करोड़पति है, इसलिए वो ये कर भी सकती है। सोचो, उसके मन में तुम्हारा ही ख्याल क्यों आया? हम उतने अमीर नहीं हैं इसीलिए ना? नहीं रौनक, तुम उसे गलत समझ रहे हो। क्यों? तुम ही कह रही थी ना कि तुम कितना भी मना करोगी पर वो तुम्हें ना जाने क्या क्या देगी। रौनक, वो ऐसी ही है। बचपन में तो उसका कोई स्वार्थ नहीं था ना, फिर भी उसने हमेशा मेरी मदद की है। मैं उसे जानती हूँ रौनक। आखिर इसमें बुराई ही क्या है? क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? इतनी सी बात कल्पना, ठीक है, बड़ी ही सही, पर मेरे लिए प्लीज़ रौनक। ठीक है कल्पना, पर मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें। क्यों रौनक? दुनिया में हर स्त्री माँ बनती है, फिर डरने की क्या बात है? तुमसे जितना मुश्किल है कल्पना। ठीक है, मैं माँ और पापा को मनाने की और समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उधर स्वर्णा ने जब अपने मम्मी पापा से ये बात की तो
वो स्वर्णा के इन विचारों को, उसकी ऐसी इच्छा को सुनकर हैरान हो गए। उसके माता पिता अमीर होते हुए भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कारों के साथ अपना जीवन यापन करने वाले उसके परिवार में सभी को स्वर्णा का फिल्मों की तरफ जाना भी कहाँ अच्छा लगा था, पर बचपन से अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने वाले ये दोनों ही उसके कदमों को रोक नहीं पाए थे। लेकिन आज जब ये प्रश्न उनके सामने आया तो उनका कलेजा कांप गया। उन्होंने स्वर्णा को समझाने की बहुत कोशिश की। उसकी मम्मी ने कहा, स्वर्णा, ये तो तुम अतिशयोक्ति कर रही हो। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? हाँ मम्मी, करते हैं। आजकल बहुत लोग ऐसा करते हैं और इसमें कोई डर की बात भी नहीं होती। स्वर्णा, भगवान ने नारी ही क्या हर प्राणी की संरचना इस तरह से की है कि वो अपनी कोख से किसी और को दुनिया में ला सके, किसी को जन्म देकर अपने आंचल में उसे स्तनपान करा सके। ये सब हमारे शरीर के सौंदर्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। मम्मी, आप लोग बहुत पुराने ख्यालों से जुड़े हुए हो। आपके हिसाब से आप जो कह रही हो सच है, लेकिन अब ज़माना बहुत बदल गया है। मम्मी, भगवान ने ही तो मेरे लिए इतना सुंदर भविष्य मुझे उपहार स्वरूप दिया है ना, उसे क्यों जाने दूँ? बच्चा तो मुझे मेरे और राहुल के खून से बना मिल ही जाएगा ना। स्वर्णा के पिता चुपचाप खड़े उसकी सब बातें सुन रहे थे। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है। फिर उन्होंने स्वर्णा से सिर्फ इतना ही कहा, स्वर्णा बेटा, अब तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। तुम हीरोइन बनना चाहती थी, तब तुम्हारे बढ़ते कदमों की रफ्तार को हमने नहीं रोका। तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने का हर अवसर तुम्हें दिया, लेकिन ये ठीक नहीं है बेटा। कर ली तुमने अपनी हीरोइन बनने की इच्छा पूरी, अब अपना पारिवारिक जीवन जियो, उसका भी पूरा आनंद उठाओ, हर अनुभव को खुद महसूस करो। हमारा फ़र्ज़ है तुम्हें समझाना। आगे तुम बड़ी हो, खुद ही बहुत सयानी हो, जैसा ठीक लगे कर सकती हो। एक ऐसा अनुभव, ऐसा सुख जो तुम्हें मिल सकता था, तुम उससे वंचित रह गई। ये सोचकर जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें दुख ना हो। नहीं पापा, सच्चाई ये है कि मेरा कैरियर अभी बहुत आगे जा सकता है और मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। पापा, राहुल की फैमिली, उसके पापा मॉम इस बात के लिए तैयार हैं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। स्वर्णा का ये निर्णय अंतिम था। उधर रौनक के माता पिता समझाने के बाद भले ही अनमने मन से, लेकिन अंततः मान गए थे। वो कल्पना की मजबूरी समझ रहे थे। उन्हें मालूम था कल्पना स्वर्णा के एहसानों के नीचे दबी हुई थी। कल्पना के पिता जयंती और माँ विद्या तो सब जानते थे। जयंती ने विद्या से कहा, आज जो कल्पना करने जा रही है वो कोई किसी के लिए नहीं करता। आज उसे मौका मिला है स्वर्णा की मदद करने का और वो उस मौके को हरगिज़ जाने नहीं देगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, कर लेने दो उसे उसकी इच्छा पूरी। इस तरह दोनों ही परिवार स्वर्णा की मदद के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला अस्पतालों का। अनेक तरह की जांच पड़ताल के पश्चात स्वर्णा और राहुल के अंश को कल्पना की कोख में डाल दिया गया। स्वर्णा ने कल्पना को अपने आलीशान मकान में एक शानदार कमरा दे दिया था, जहां हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। कल्पना ने एक बहुत लंबा अवकाश अपनी नौकरी से ले लिया था। जितना हो सकता था वो घर से काम अवश्य ही कर लेती थी। नौकर चाकर नर्स सब उसकी देखरेख में लगे ही रहते थे। सुबह की शुरुआत से रात तक उसके खाने पीने के लिए हर तरह की पौष्टिक वस्तुएं होती थी। स्वर्णा रोज़ अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर कल्पना के पास आकर
काफ़ी समय बिताया करती थी। देखते देखते 9 माह गुजर गए और उसके बाद कल्पना ने एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जन्म देते से ही स्वर्णा अपनी बेटी को गोद में उठाना चाह रही थी, लेकिन इस समय डॉक्टर ने बच्ची को कल्पना की छाती पर लिटा दिया ताकि बच्ची उन धड़कनों को महसूस कर सके जिन्हें वो पिछले 9 माह से महसूस कर रही थी। स्वर्णा को अपनी ही बेटी को गोद में उठाने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा था। उसका माँ का दिल धड़क रहा था, फिर भी वो खुश थी, ये सोच कर कि न उसका शरीर बिगड़ा, न शरीर पर सलवटें आई, न काम पर कोई असर हुआ और उसकी बच्ची भी आ गई। उसके बाद बच्ची को स्वर्णा की गोद में दिया गया। स्वर्णा और राहुल बहुत खुश थे। अपनी बेटी को गोद में लेकर प्यार के समंदर में गोते लगा रहे थे कि तभी उनकी बेटी रोने लगी और नर्स ने उसे दूध पिलाने के लिए वापस कल्पना की बाहों में दे दिया था। कल्पना की गोद में जाते ही बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसने बच्ची को आंचल में छिपाकर अपनी छाती से लगा लिया। बच्ची दूध पीने लगी। यह दृश्य प्यार की ऐसी फुहार कर रहा था जिसे देखकर स्वर्णा के शरीर में एक अजीब सी सिहरन होने लगी, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे लग रहा था मानो कुछ छूटता जा रहा है। वो तड़प उठी। उसका मन कर रहा था कि काश वो बच्ची को उठाकर अपनी छाती से लगा सके, लेकिन उसकी छाती में बच्ची को पिलाने के लिए अमृत तुल्य दूध कहाँ था। कल्पना इतनी देर से स्वर्णा के हाव भाव देखकर उसकी तड़प, उसकी मानसिक गतिविधि की हलचल को समझ रही थी। बच्ची का पेट भरते ही कल्पना ने बच्ची को स्वर्णा की गोद में दे दिया। तब स्वर्णा बड़े ही प्यार से उसे अपनी बाहों में इस तरह भर रही थी कि अगर उसका बस चले तो वो कल्पना की तरह उसे अपने सीने से दूध पिला दे, किंतु ये उसके लिए सिर्फ एक सपना था जिसे वो चाह कर भी पूरा नहीं कर सकती थी। कल्पना और बच्ची दोनों स्वस्थ थे, इसलिए उन्हें अस्पताल से जल्दी ही छुट्टी भी मिल गई थी। अब फिर कल्पना को स्वर्णा के घर जाना पड़ा। स्वर्णा बच्ची को गोद में लेती तो कई बार बच्ची रोने लगती और कल्पना की गोदी में जाते ही शांत भी हो जाती थी। कल्पना जब भी उसे दूध पिलाती वो अपने कोमल फूलों जैसे हाथों से कल्पना के स्तन को छूती रहती। कभी कभी मुंह हटाकर कल्पना की तरफ देखने लगती, जैसे अक्सर सभी बच्चे करते हैं। स्तन को थपथपाना, मुस्कुराकर माँ का चेहरा देखना, ये सब देख स्वर्णा भी इसी एहसास को महसूस करना चाह रही थी। तब उसे अपने पापा और मम्मी की वो बातें याद आ रही थी कि बेटा, ये तो एक सुंदर उपहार है, इसका एहसास भी स्वर्ग की अनुभूति कराता है। लेकिन वो अपने आप को इस सुख से वंचित समझ रही थी। उसकी बेटी उसके साथ भी ऐसा ही करे, लेकिन ये कैसे संभव था? कल्पना की धड़कनों का एहसास करने वाली स्वर्णा की बेटी अपनी माँ की धड़कनों को पहचान नहीं पाई थी। उसे उस कोख में रहने का स्वर्णा ने मौका ही नहीं दिया था जिस पर सिर्फ उसका हक था। उसे तो किराए के मकान में रखा गया था और वो उसे ही अपना घर समझने लगी थी। देखते देखते 4 माह गुजर गए। कल्पना ने अपना फ़र्ज़ पूरा करके अपनी दोस्ती निभा दी। वो स्वर्णा की मन स्थिति अच्छी तरह से समझ रही थी। तब एक दिन उसने कहा, स्वर्णा, मैं समझ सकती हूँ तेरे मन में कितनी बेचैनी है, कितनी तड़प है। देख, 4 माह हो गए, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तेरी बेटी के लिए, तेरे लिए और मेरे भी लिए यही ठीक होगा स्वर्णा। मैंने पिछले 1 महीने से तुझसे पूछे बिना उसे बोतल से दूध पिलाने की आदत डाल दी है ताकि तुझे और उसे तकलीफ़ ना हो। मैं समझ सकती हूँ, मेरे आंचल में हंसती खेलती खिलखिलाती तेरी बेटी को जब तू देखती है तेरा मन भी वैसा ही करना चाहता है। लेकिन स्वर्णा, हमें सब कुछ नहीं मिल सकता।
चाहे कितनी भी दौलत हो, हम किसी की भी कोख खरीद सकते हैं, लेकिन ये एहसास वो नहीं खरीद सकते। स्वर्णा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और तुझे इस रंगीन दुनिया में लोग पूछेंगे। उसके बाद जब उम्र और ये जवानी ढलान पर होगी, तब पूछने वाला कोई भी ना होगा। स्वर्णा, अभी भी तेरे पास समय है। अगर तू इस एहसास को महसूस करना चाहती है, उसे जीना चाहती है, तो अपने दूसरे बच्चे के लिए किसी की भी कोख उधार मत लेना। स्वर्णा ने कल्पना को अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखें आंसुओं से भीग रही थी। उसके बाद कल्पना ने अपना सूटकेस तैयार कर लिया। 9 माह तक एक बच्ची को अपनी कोख में रखना, उसे जन्म देना और उसके बाद अपनी छाती से लगाकर स्तनपान कराना, ये इतना सुंदर एहसास था जिसे छोड़कर चले जाना कल्पना के लिए इतना आसान ना था। डबडबाई आंखों से उसने स्वर्णा की बेटी की एक तस्वीर अपने सूटकेस में रखते हुए कहा, स्वर्णा, मुझे अगर इसकी याद आएगी तो मैं कभी कभी यहाँ तेरे पास आ सकती हूँ ना? कल्पना, ये क्या पूछ लिया तूने? ये कैसा प्रश्न था? इस बच्ची पर जितना हक मेरा है, उतना ही तेरा भी तो है। 9 माह तक अपने शरीर के अंदर पाल पोस कर इसे तूने दुनिया में जन्म देकर लाई है। एक ऐसे दर्द को सहन किया जो किसी और के बच्चे के लिए सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कल्पना, तू जानती है मेरी बच्ची के लिए मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ तेरा ही ख्याल क्यों आया? क्यों स्वर्णा? क्योंकि मैंने हमेशा तुझमें एक नेक दिल को महसूस किया है। बचपन से मैं तुझसे हमेशा प्रभावित रही। स्कूल में सबसे अलग सरल सादगी और नम्रता जो तुझमें देखी, किसी और में नहीं, मुझ में भी नहीं। इसलिए मैं चाहती थी मेरी बेटी के लिए सबसे सही और अच्छा स्थान तेरी कोख है। तूने, अंकल आंटी और रौनक ने मेरी मदद करके, बस स्वर्णा, अब और कुछ मत बोलना, वरना मैं फूट फूट कर रोने लगूंगी। कहते हुए दोनों गले लग गईं। फिर कल्पना जाने के लिए निकली, लेकिन फिर से पलटकर स्वर्णा की तरफ आई और कहा, स्वर्णा प्लीज़, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसे ट्रांसफ़र मत करना। तू हमारी दोस्ती को दोस्ती ही रहने देना, उसे किसी एहसान का मोहताज न बनाना। चुप हो जा कल्पना, आगे कुछ भी मत कहना। मैं चाहे अपनी सारी दौलत भी तेरे नाम कर दूं, तब भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो अनमोल है कल्पना। लेकिन हाँ, मुझे इतना हक तो दे कि मैं तेरी तकलीफ़ को थोड़ा सा कम कर सकूं। बोलूँगी स्वर्णा, अगर ऐसी कोई तकलीफ़ हुई जिसका निपटारा मैं और रौनक मिलकर भी ना कर पाए, तो मैं ज़रूर तुझे आवाज़ दूंगी। मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ तुझ तक ज़रूर पहुँचेगी। उसके बाद कल्पना अपने घर वापस लौटी, एक प्यारे से एहसास के साथ, मीठी मीठी यादों को लेकर, अपनी दोस्ती को और अधिक मजबूती देकर। जैसे ही कार घर पर आकर रुकी, रौनक, उसके माता पिता और कल्पना के पापा मम्मी भी सब बेसब्री से आज की इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब कल्पना की वापसी होगी। कल्पना अपने पूरे परिवार को देखकर, सबसे मिलकर बहुत खुश हो रही थी। उसने अपने ससुर के पांव छूते हुए कहा, थैंक यू पापा, अगर आप अनुमति नहीं देते तो मैं ये नहीं कर पाती। उसके बाद उसने रौनक की तरफ प्यार से देखते हुए आंखों ही आंखों में उसे भी थैंक यू कहा। फिर अपने पापा मम्मी के पास जाकर कहा, पापा, मैं बहुत खुश हूँ कि स्वर्णा ने जीवन में पहली बार मुझसे कुछ मांगा और आप दोनों के साथ के कारण वो मैं उसे दे पाई। मम्मी, स्वर्णा की बेटी बहुत सुंदर है, बिल्कुल स्वर्णा की तरह, और स्वर्णा भी बहुत खुश है, राहुल भी। फिर उसने रौनक से कहा, रौनक, मैं एक बहुत सुंदर एहसास को जीकर आई हूँ। स्वर्णा की मदद करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं उससे कहकर आई हूँ कि स्वर्णा प्लीज़, हमारी दोस्ती को दोस्ती ही रहने देना, उस पर एहसान की चादर मत चढ़ाना।
मेरे अकाउंट में तू कुछ भी मत डालना, मैंने उसे कसम दी है। कल्पना, तुमने उसे कसम देने में बहुत देर कर दी। रौनक के मुंह से ये सुनकर कि तुमने उसे कसम देने में बहुत देर कर दी, कल्पना चौंक गई। उसने पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो रौनक? कल्पना, उसने तो उनका अंश तुम्हारे शरीर में आते ही तुम्हारे पापा मम्मी के घर को छुड़ा लिया था, जो अब तक गिरवी रखा था। पर ये मेरी समझ से बाहर है कि ये बात रौनक कैसे जानती है। रौनक ने प्रश्न किया, हे भगवान, ये तो मैंने उसे पढ़ाई करते समय स्कूल में ये कहते हुए बताया था कि मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पापा ने मकान तक गिरवी रख दिया है। तब से अब तक वो ये बात भूली नहीं। तुमने उसे ऐसा करने ही क्यों दिया रौनक? मैं क्या करता? मेरे पास उसका फ़ोन आया था, तब उसने भी मुझे कसम दी थी कि ये बात मैं तुमसे नहीं बताऊं। इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता पाया। लेकिन उसके बाद मैंने उसे और पैसा देने के लिए मना कर दिया। वो मान ही नहीं रही थी। तब मैंने उससे कहा, क्या कहा था तुमने? मैंने कहा था, स्वर्णा, तुम ऐसा करके तुम्हारी दोस्त को एक ऐसा दुख दोगी कि आज जो कुछ भी वो अपनी खुशी से दोस्ती के कारण कर रही है, उसकी वो खुशी दुख में बदल जाएगी। वो मुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगी, प्लीज़ समझो। तब उसने कहा, ठीक है, और वो मान गई। पहले तो वो नाराज़ भी हो गई थी, मुझसे झगड़ा भी किया कि रौनक, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं थोड़ा सा कुछ कर दूंगी तो। मैंने उसे कहा था, स्वर्णा, हम दोनों इतने सक्षम हैं कि खुद के दम पर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तुम कल्पना के इस प्यार को सौदे में मत बदलो। तब वो शांत हुई। मैं जानता था कि तुम स्वर्णा का एक पैसा भी लेना पसंद नहीं करोगी। रौनक, तुमने कहा था ना कि ये उनकी दौलत और हमारी मजबूरी का एक अलग ही अंदाज है। लेकिन ऐसा नहीं था रौनक। वो उसके बच्चे को एक ऐसी कोख में रखना चाहती थी जहाँ सच में उसे प्यार मिले, उसकी सांसों को अच्छी सांसों का एहसास मिले। और तब वो उसी समय नींद से उठकर बैठ गई, क्योंकि तब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था। वो चेहरा मेरा था रौनक। वरना कोख खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 4 से 5 करोड़ भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। हाँ कल्पना, उस समय मैं गलत सोच रहा था। ये तो तुम्हारी और स्वर्णा की दोस्ती की एक अद्भुत मिसाल है। तुम जानते हो रौनक, स्वर्णा की बेटी के दुनिया में आने के बाद मैंने महसूस किया कि वो पछता रही थी। वो अपनी बेटी को खुद की छाती से लगाकर दूध पिलाना चाहती थी, पर वो ऐसा न कर पाई। मैंने उसकी आंखों में वो प्यास, वो तड़प देखी है, और इसीलिए मैं उसे प्रॉमिस लेकर आई हूँ कि अपने दूसरे बच्चे के लिए अब वो किसी की भी कोख उधार नहीं लेगी। अच्छा, तो क्या वो मान गई? हाँ बिल्कुल। मैंने उसे समझाया कि भगवान के दिए इस उपहार के सुख को, उस अनुभव को वो पूरा महसूस करेगी। इस तरह की बातें करते हुए कल्पना और रौनक एक दूसरे की बाहों में खो गए। तभी कल्पना ने कहा, अब मैं अपने खुद के बच्चे के लिए उसी प्यारे अनमोल एहसास को एक बार फिर से जीना चाहती हूँ। कहते हुए कल्पना ने कमरे की रोशनी को विदाई दे दी, और फिर इतनी लंबी जुदाई को मिटाकर वो दोनों एक दूसरे में समा गए, उसी सुख की खोज में जो हर नारी के जीवन का सच्चा और सबसे अधिक कीमती भगवान का दिया उपहार होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।